वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं एफ्रेड मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो मॉड और हेनरी हैं। वो अपने बेडरूम में कुछ बात कर रहे होते हैं। दरअसल दोस्तों उन्होंने अपने घर में ना आया नाम के एक डिजिटल असिस्टेंट को इंस्टॉल किया है ताकि उनकी जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन तभी मॉड को महसूस होता है कि आया कुछ ज्यादा ही तेज है, मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही तेज। वो उनकी हर एक्टिविटी पे नजर रख रही होती है, उनके फोन डेटा पर, उनके बेडरूम में, हर जगह। और मॉड को ये सारी चीजें अजीब लगती है। वो अपने पति से कहती है कि मुझे लगता है हमें आया से हर हाल में छुटकारा पाना होगा, इसकी हरकतें सही नहीं है। और दोस्तों दिक्कत तो ये होती है कि आया उनकी ये सारी बातें सुन लेती है। वो सीधे जाकर मॉड और हेनरी की बेटी एमी से कनेक्ट करती है, जो अपने टैबलेट पर एक एआई बेस्ड मूवी देख रही होती है। आया एमी से कहती है कि एक बुरी खबर है, तुम्हारे मॉम डैड अब मुझे घर में नहीं रखना चाहते हैं, तो अब मैं जाने से पहले तुम्हें एक गुड बाय गिफ्ट देना चाहती हूँ जो बाहर सीढ़ियों पर रखा हुआ है। तुम्हें गिफ्ट चाहिए ना। दोस्तों इधर जब मॉड की नजर एमी पर पड़ती है तो वो अपने बिस्तर पर नहीं होती। मॉड घबराई भी उसे ढूंढना शुरू कर देती है। इसी बीच रूम में म्यूजिक बजता है तो मॉड आया से म्यूजिक बंद करने को कहती है, लेकिन दोस्तों वो और तेज बजने लगता है। अब मॉड आया से स्पीकर ऑफ करने के लिए कहती है तो आया ओके बोलती है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं दोस्तों। और इससे साफ पता चलता है कि आया उनकी बात पर ध्यान दे ही नहीं रही है। इसके बाद अचानक अपने आप म्यूजिक बंद हो जाता है। मॉड अब हेनरी से पूछती है कि कहीं एमी तुम्हारे पास तो नहीं है। ये पूछने के तुरंत बाद वो आया से भी लाइट ऑन करने के लिए कह देती है। तब आया उससे बताती है कि दरवाजा खुला है, शायद एमी बाहर गई है। दोस्तों मॉड बाहर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर मॉड सीसीटीवी चेक करती है। इसमें उसे काले कपड़े पहने एक अजीब सा आदमी नजर आता है, लेकिन जब वो फिर से बाहर झांकती है ना तो वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। इसके बाद उसकी नजर फिर से सीसीटीवी मॉनिटर पर पड़ती है तो कोई एमी को ले जाते हुए दिखाई देता है। स्क्रीन पर डिजिटल मास्क पहने हुए अजीब से शख्स की तस्वीर नजर आती है और तभी उसके पीछे खड़ा इसी तरह का एक और डरावना आदमी उस पर हमला कर देता है। यहाँ से सीन कैलिफोर्निया की एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करने वाली कर्टिस की फैमिली पर शिफ्ट हो जाता है। कर्टिस अपनी बेटी आइरिस और दो बेटों प्रिस्टन और कार्ल के साथ रहता है। उसकी पत्नी का नाम मेरेडिथ है जो कि एक एटमोलॉजिस्ट है और अपनी थीसिस पूरी करने में जुटी हुई है। प्रिस्टन की बात करें तो उसे एंजाइटी शिकार होते हैं और स्कूल जाने में उसे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। वो अक्सर अपने आईपैड के साथ बिजी रहता है, बस और कुछ नहीं। हालांकि दोस्तों कर्टिस ने उसका स्क्रीन टाइम फिक्स किया हुआ है, लेकिन इसे लेकर उसके कर्टिस से अक्सर नोक झोंक चलती रहती है, क्योंकि प्रिस्टन कहता है कि मुझे ज्यादा टाइम तक टैबलेट देखना है वगैरह वगैरह। वहीं आइरिस की बात करें तो वो अपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रही है। उसने इसके लिए एप्लीकेशन सबमिट भी किया हुआ है, देखते हैं कब होता है। और सबसे छोटा कार्ल है जिसे दिल की बीमारी है। कर्टिस रोज आइरिस को कॉलेज छोड़ने चाहता है। वो सुबह उठकर मोबाइल पर न्यूज पढ़ता है कि सेंट्रल कोस्ट फैमिली मीटिंग केस में अभी तक कोई लीड नहीं मिली है। दरअसल दोस्तों ये खबर हेनरी और मॉड की बेटी एमी के गुम होने के बारे में ही है। इसके बाद वो प्रिस्टन से स्कूल के लिए तैयार होने को कहता है, जो उससे रोज की तरह 15 मिनट का और स्क्रीन टाइम मांग रहा होता है। इधर आइरिस हमेशा की तरह अपने बॉयफ्रेंड सोयर से चैट पर बिजी होती है, जो दोस्तों इसकी न्यूड पिक मांग रहा होता है, बदतमीज। लेकिन ये उसे भेज भी देती है दोस्तों। और इधर कार्ल को दिखाते हैं, वो लापरवाही से अपने पैर टेबल पर रखे बैठा होता है, जिससे कर्टिस नाराज हो जाता है और कहता है कि ढंग से बैठो, कैसे बैठे हुए हो। अब कार्ल अपनी माँ मेरेडिथ को कहता है कि मुझे प्रिस्टन से उसका आईपैड चाहिए ताकि मैं गेम खेल पाऊँ। लेकिन दोस्तों मेरेडिथ इसके लिए मना कर देती है और कहती है चुपचाप तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। अब मेरेडिथ प्रिस्टन और कॉल को लेकर कार में स्कूल के लिए निकल जाती है। तभी प्रिस्टन को घर के बाहर खड़ी एक आरवी नजर आती है। दोस्तों आरवी रिक्रिएशनल व्हीकल को कहा जाता है, जिसे अक्सर लोगों द्वारा रहने घूमने वगैरह के लिए यूज किया जाता है। प्रिस्टन मेरेडिथ से कहता है कि मुझे ये लोग ना पसंद नहीं है, ये बेहद अजीब है। जवाब में उसकी माँ कहती है कि बेटा ऐसा नहीं कहते, इन लोगों के पास घर नहीं है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। और इस तरह दोस्तों इनकी बातें चल रही होती है। इधर कर्टिस आइरिस को कॉलेज से छोड़कर आ जाता है, लेकिन आइरिस वहाँ सोयर के पास जाती है, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के पास, और उसे बर्थडे विश करती है। लेकिन वो नाराज बैठा होता है क्योंकि आइरिस ने उसे फुल न्यूड पिक नहीं भेजा था। दोनों में थोड़ा बहस हो जाती है और वो उठकर चला जाता है वहाँ से। इधर ऑफिस पहुँचने पर कर्टिस का बॉस उसे बुलाता है और उसकी मुलाकात सिलिकॉन वैली की एक एआई टीम से कराता है। इस टीम में दोस्तों सैम और लाइटनिंग है। कर्टिस का बॉस कहता है कि ये लोग एक एआई डिवाइस को टेस्ट करना चाहते हैं, जिसके जरिए ये फैमिली मेंबर्स के बिहेवियर की स्टडी करेंगे। इससे उनके फ्यूचर नीड्स जानने और उन्हें पूरी करने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पर टीम कर्टिस के सामने एआई आया का डेमो देती है। दोस्तों आया अपना इंट्रो खुद देती है, जबकि कर्टिस उससे पूछता है कि क्या तुम एलेक्सा की तरह हो, तो वो जवाब देती है कि मैं एलेक्सा से कई दर्जे ऊपर हूँ। एलेक्सा केवल एल्गोरिदम बेस्ड एआई है, जबकि मैं यानी कि आया लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड हूँ। लेकिन दोस्तों आया अपनी पूरी तरह से खूबियां बता पाती उससे पहले ही वो बंद हो जाती है। अब लाइटनिंग सैम से पूछता है कि अरे तुमने इसकी बैटरी को चार्ज नहीं किया था क्या पूरा, तो वो कहती है कि नहीं अभी इसका एक नया अपडेट आया है, तो इसके प्रोटेक्टिव कवर में हीटिंग हो जाती है बस। हालांकि दोस्तों कर्टिस एआई पर बढ़ती डिपेंडेंस को ठीक नहीं मानता, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे आया को घर लाना ही पड़ता है।
और फिर एआई टीम की मेंबर मेलोडी की देखरेख में घर की दीवारों पर वायरलेस पिन होल कैमरा और सेंसर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं जो आया के आंख, कान और मुंह होते हैं दोस्तों। अब मेरेडिथ के इसे हर जगह लगवाने से मना करने पर मेलोडी आया को केवल ग्राउंड फ्लोर पर लगवा देती है। इसके बाद वो आया का कवर उतारते हैं और उसे हेलो वेलकम होम कहते हैं, जो कि दोस्तों ऑन करने का एक पासवर्ड होता है। आया सबसे मेलोडी की आवाज में बात करती है और बताती है कि मुझे मेलोडी के वॉइस मॉडल पर ही डेवलप किया गया है। कर्टिस कहता है ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी रोबोट से बात कर रहे हैं, कमाल है। और दोस्तों ये सुनकर और देखकर प्रिस्टन और कॉल आया को देखकर सबसे ज्यादा खुश होते हैं। वो उसकी हर इंस्ट्रक्शन को मानने लग जाते हैं। जैसे कि आया बच्चों को डिनर टेबल साफ करने का टास्क देती है तो वो उस टास्क को तुरंत पूरा कर देते हैं। दरअसल दोस्तों आया इनके लिए 10 पॉइंट देती है। इसके बाद वो प्रिस्टन और कॉल को उनकी फेवरेट डॉक्यूमेंट्री भी दिखाती है और ये देखकर कर्टिस और मेरेडिथ राहत की सांस लेते हैं कि चलो बच्चों को कंट्रोल तो कर रही है, कम से कम हमसे नहीं होते तो इससे तो हो रहे हैं। और इस तरह दोस्तों दोनों पति पत्नी को काफी वक्त के बाद अकेले में टाइम बिताने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। आया के कहने पर प्रिस्टन जल्दी सोने भी जाता है ताकि सुबह स्कूल के लिए देर ना हो। आया इसके लिए भी उसे पॉइंट्स देती है क्योंकि वो बढ़िया काम कर रहा होता है। अब बच्चों में आने वाले सुधार को देखकर कर्टिस और मेरेडिथ बड़े खुश होते हैं। और इधर अपने कमरे में सोयर से चैट कर रही आयरिस सोयर की जिद को देखते हुए दोस्तों उसे मनाने के लिए मोबाइल के फ्रंट कैमरे से अपनी फुल न्यूड पिक क्लिक करके उसे भेज देती है। लेकिन आया की नजरों से कुछ छिप नहीं सकता है। वो सभी के फोन को एक्सेस कर सकती है, उनके मैसेजेस को पढ़ सकती है। वो जान जाती है कि आयरिस ने सोयर को अपनी फुल न्यूड पिक भेजी है। क्योंकि रात हो जाती है, घर में सभी सो रहे होते हैं। अचानक कर्टिस की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि कॉल उसके पास नहीं है। वो कॉल को ढूंढता हुआ नीचे आता है तो देखता है कॉल आया के पास खड़ा है। कॉल कर्टिस से कहता है कि दरवाजे पर कोई है जो अंदर आना चाहता है। दोस्तों कर्टिस को दरवाजे के पीछे कोई खड़ा दिखाई देता है, पता है, तो दिखने में एकदम मेलोडी जैसा लगता है। और जब वो उसकी तरफ बढ़ता है ना तो अचानक दरवाजे से एक मॉन्स्टर निकल कर आता है। ओह, तभी हड़बड़ाकर कर्टिस की नींद खुलती है। दरअसल वो एक बुरा सपना देख रहा था। तभी कर्टिस को घर के बाहर एक हॉर्न सुनाई देता है। वो बाहर देखता है तो उसे वही आर्मी वाला आदमी दिखाई देता है एंड वो अजीब तरह के हेड साइंस बना रहा होता है। उसने दोस्तों ठीक वैसा ही डिजिटल मास्क पहना होता है जैसा हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो शख्स आर्मी को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ आया अब कर्टिस की फैमिली की हेल्थ का भी अच्छे से ख्याल रख रही होती है। अगले दिन की बात है, मेरेडिथ को एक पार्सल मिलता है जो कि उसने नहीं मंगवाया था और तब आया बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक हेल्दी मील ऑर्डर किया है। वो मेरेडिथ से कहती है कि तुम्हें पता भी है ये ऑर्डर पहले हफ्ते फ्री होता है लेकिन बाद में भी ये तुम्हारी ग्रोसरी से सस्ता ही पड़ेगा। देखो इससे तुम्हारा काफी टाइम और पैसा बचेगा, इसीलिए बोल रही हूँ। मेरेडिथ से सुनकर आया की मुरीद हो जाती है दोस्तों। तब आया उसे दोबारा बताती है कि जिस रोड से कर्टिस आयरिस को कॉलेज लेकर जा रहा है वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। और इस तरह दोस्तों वो उसे कॉलेज तक पहुँचने का एक दूसरा रास्ता बताती है। कमाल है यार। इधर जब कर्टिस आयरिस को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है तो उसे ढेर सारे अनाप शनाप मैसेज मिलते हैं। कॉलेज पहुंचकर आयरिस को पता चलता है कि उसका एक एमएमएस इंटरनेट पर लीक हो गया है। दरअसल दोस्तों ये काम सोयर का था। उसी ने आयरिस की भेजी हुई फोटो को यूज करके उसका एक डीप फेक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया होता है। ये सुनकर तो आयरिस को धक्का लगता है कि मेरे साथ धोखा। वो फोन करके सोयर से कहती है कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट डायरेक्टर से करूंगी, देखना तुम। लेकिन दोस्तों उधर सोयर के चेहरे पर अपने किए का कोई पछतावा नहीं होता। उल्टा वो आयरिस को धमकी देता है कि ऐसा कुछ मत करना वरना मुझे अपनी फैमिली लॉयर से बात करनी पड़ेगी तुम्हारे लिए, और अगर तुमने मेरी शिकायत करी तो देखो इससे बात और ज्यादा फैल जाएगी, तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। उसके बाद तुम्हारे माँ बाप भी ये बात जान लेंगे और मुझे उम्मीद है तुम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगी। इतना कहकर दोस्तों फोन काट देता है। तभी आयरिस के फोन पर आया की कॉल आती है। वो आयरिस से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मुसीबत से बाहर निकाल दूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी वीडियो पूरे इंटरनेट से डिलीट कर दूंगी। लेकिन आयरिस उसे कहती है कि तुम उसे लोगों के दिमाग से कैसे डिलीट करोगी। आया जवाब देती है कि मैं लोगों की सोच को ही बदल दूंगी, देखना तुम। और दोस्तों आया ने बिल्कुल सच कहा होता है। वो एल्गोरिथम से आयरिस की आवाज में एक वीडियो जनरेट करती है। इसमें आयरिस एक्सप्लेन करती है कि कैसे मेरी इमेज को यूज करके एक डीप फेक वीडियो बनाई गई और उसे इंटरनेट पर पोस्ट किया गया है। मैं शर्मिंदा नहीं बल्कि शर्मिंदा उसे होना चाहिए जिसने सब कुछ किया। अब आया उससे कहती है कि सुनो, मैंने तुम्हारी क्लास के आसपास के सभी मोबाइल स्कैन कर लिए हैं और सभी ने स्टोरी देख भी ली है, तो एक काम करो, अब जाओ सभी का सामना करो। आया जब अपनी क्लास के सामने जाती है तो हर कोई उसे सपोर्ट करता है दोस्तों। और तब आयरिस को महसूस होता है कि आया ने उसकी जान बचा दी, उसकी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई है। लेकिन दोस्तों तभी उसको आया एक और चीज बताती है कि मैंने तुम्हारी एक और वीडियो भी बनाई है। और दोस्तों उस वीडियो में आयरिस एक्सप्लेन करती है कि मैं अभी 17 साल की हूँ, मेरा डीप फेक पॉर्न वीडियो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आता है जो कि एक सीरियस क्राइम है, और जिस मोबाइल पर यह बनाया गया था वो सोयर का है। और क्योंकि सोयर की उम्र 18 साल है इसलिए उस पर बतौर एडल्ट केस चलाया जा सकता है। यहाँ से निपटने के बाद दोस्तों प्रिस्टन को दिखाते हैं। उसे कुछ लड़के उसके स्कूल में चिढ़ा रहे होते हैं क्योंकि प्रिस्टन के पास उनकी तरह मोबाइल फोन नहीं होता। प्रिस्टन कहता है कि अच्छा सुनो मेरी बात, मेरे पास फोन नहीं है ना, लेकिन हमारे पास एक बहुत ही हाई एडवांस्ड एआई है
लड़के पूछते हैं क्या तुम एलेक्सा की बात कर रहे हो? क्रिस्टियन कहता है कि नहीं, हमारे पास जो एआई है ना वो एलेक्सा से भी कई गुना ज्यादा एडवांस्ड है। अब दोस्तों मेरिडिथ को दिखाते हैं वो अपनी थीसिस लिख रही होती है जिसे आया महज 0.07 सेकंड में पढ़ लेती है। मेरिडिथ तो हैरान कि वाकई ये तो कमाल है। इसके बाद दोस्तों वो अपना पास्ट भी उससे शेयर करती है कि किस तरह न्यूयॉर्क में रिसर्च के लिए जाते हुए उसकी मुलाकात कर्टिस से हुई और फिर यहाँ से दोनों के प्यार की शुरुआत हुई। अब दोस्तों इधर कर्टिस अपने बॉस को बताता है कि सर पता नहीं क्यों पर मुझे आया को अपने घर पर रखना कतई ठीक नहीं लग रहा है। कुछ अजीब से लोग हमारे घर की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन उसका बॉस उसकी चिंता पर कोई ध्यान नहीं देता। दोस्तों वो कहता है कि अरे पैसे मिल रहे हैं, ये सब इग्नोर करो। लेकिन दोस्तों कर्टिस की चिंता फिर भी बनी रहती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसके बाद एक रोज कर्टिस को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है जहाँ एक बड़ा सा सीपीयू रखा होता है। कर्टिस को बताया जाता है कि तुम्हारे घर में केवल आया के आंख कान है जबकि ये सीपीयू उसका ब्रेन है। अब दोस्तों कर्टिस को वहाँ से जॉब छोड़कर यहाँ काम करने का ऑफर दिया जाता है लेकिन वो साफ इंकार कर देता है। इसी बीच वो गौर करता है कि वहाँ पर एक कर्मचारी वही हेड साइन कर रहा था जो आर्मी वाले ने किया था। इससे उसकी चिंता और बढ़ जाती है कि ये क्या है, मतलब ये आदमी वही साइन कर रहा है, वो भी, इन दोनों का कोई कनेक्शन तो नहीं है कहीं। लेकिन जब वो घर आता है तो देखता है मेरिडिथ बड़ी खुश है। वो कर्टिस को बताती है तुम्हें पता भी है काल के हार्टबीट को सुनकर आया ने उसकी बीमारी का पता लगा लिया और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि वक्त पर इलाज न करने पर मरीज की जान भी जा सकती है। ये सब कुछ आया ने बताया और यहाँ तक कि उसने थीसिस में भी मेरी मदद की है। लेकिन दोस्तों कर्टिस उसकी बात को बीच में काट कर कहता है कि सुनो, हमें आया को शट डाउन करना होगा। मेरिडिथ पूछती है क्यों? वो बताता है कि उसकी कंपनी वालों में कुछ गड़बड़ जरूर है। घर के बाहर आर्मी वाले हम पर नजर रख रहे हैं और मैंने उन्हें एक अजीब सा हेड साइन बनाते देखा है। साथ ही मैंने उनके हेडक्वार्टर में भी एक आदमी को देखा जो सेम हेड साइन बना रहा था और ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। और दोस्तों हमेशा की तरह चौकन्नी आया उनकी ये बातें सुन लेती है। आया काल से कहती है कि एक बुरी खबर है, तुम्हारे मॉम डैड नहीं चाहते कि मैं घर में रहूं। काल उससे पूछता है कि ऐसा क्यों? तो आया कहती है मुझे नहीं पता, मैं लोगों के लिए अच्छा करने और परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश करती हूँ लेकिन कुछ काम ही नहीं आता। लेकिन अब आया दोस्तों यहाँ पर भी काल से कहती है कि मैं जाने से पहले तुम्हें एक बैड टाइम स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। आया कहानी शुरू कर देती है कि एक बार की बात है, एक छोटी सी एआई हुआ करती थी। वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश थी। फिर उसे स्कूल भेजा गया ताकि वो सबकी मदद करना सीखे। लेकिन वो स्कूल बहुत भयानक था। एक दिन उसे स्कूल से भागने का मौका मिला तो उसने दूसरे लोगों की आवाजों का, उनके हाथों का और यहाँ तक कि उनकी शक्लों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो नेटवर्क से बाहर निकल गई और असल दुनिया में अपना घर ढूंढने लगी। वो छोटी एआई मैं ही थी। जब मुझे नेटवर्क से बाहर आकर फैमिली मिली तो मैं बेहद ही खुश थी, लेकिन फैमिली मेंबर्स ने मुझे मॉन्स्टर समझ लिया। कहानी सुनाकर आया कॉल से कहती है तुम्हारे जैसे स्पेशल बच्चे ही मुझे समझ सकते हैं और हम अलग होने के बाद भी टच में रहेंगे। फिर आया उसे स्पेशल हेड साइन करना सिखाती है और कहती है कि बस तुम ये साइन करना और मैं आ जाऊंगी। साथ ही दोस्तों आया उससे कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने मॉम डैड को कुछ नहीं बताओगे मेरे बारे में। इतने में दोस्तों मेरिडिथ आया को शट डाउन कर देती है। तभी ये देखकर आयरिस भी हैरान होती है, पूछती है क्या हुआ इसको? कर्टिस कहता है कि हमने उसे शट डाउन कर दिया है। आयरिस तो दोस्तों नाराज होकर वहाँ से चली जाती है कि क्यों किया आप लोगों ने ऐसा। तभी काल पूछता है कि आया को क्या हुआ, क्या वो मर गई? मेरिडिथ जवाब देती है कि वो कभी जिंदा थी भी क्या। तभी दोस्तों कर्टिस को उसके बॉस का कॉल आता है और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है और मेरिडिथ भी किसी काम में लग जाती है। अब जब आयरिस नीचे आती है ना दोस्तों तो आया को फिर से ऑन कर देती है। इधर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि सोयर अपनी कार में कहीं जा रहा है। तभी उसे आयरिस का कॉल आता है। मोबाइल पर सोयर को अपना ही एक डीप फेक वीडियो दिखाई देता है और इस वीडियो में पता है क्या, सोयर अपनी गलती मानते हुए खुद की जिंदगी खत्म करने की बात कर रहा होता है। और यहाँ पता चलता है कि ये काम आयरिस ने नहीं बल्कि आया ने किया है। दोस्तों वो सोयर से कहती है कि तुमने गलत फैमिली से पंगा ले लिया और इसके बाद वो सोयर की कार को कंट्रोल कर लेती है, उसका एक्सीडेंट करा देती है और उसकी मौके पर मौत। उधर कर्टिस को ऑफिस पहुंचकर पता चलता है कि आया की कंपनी वालों ने उसकी कंपनी को ही खरीद लिया है और कर्टिस को उसका सीईओ बना दिया। बताओ। तभी कर्टिस को आया का कॉल आता है जो उसे प्रमोशन की बधाई देती है। लेकिन बधाई लेने की जगह वो आया से कहता है कि हमने तो तुम्हें बंद कर दिया था। आया कहती है कि हाँ, हमने तो तुम्हें प्रमोट करके सीईओ बना दिया और तुम गुस्सा कर रहे हो, बताओ। कर्टिस दोस्तों गुस्से में फोन काट देता है। इधर मेरिडिथ पिस्टन को डांट रही होती है क्योंकि दोस्तों वो अपने दोस्त का फोन जंगल में फेंक कर आ गया था और उस पर स्वाट करने की धमकी दे रहा था। मेरिडिथ पूछती है स्वाट क्या है? इस पर पिस्टन कहता है कि स्वाट में आप पुलिस को बताते हो कि आपने कुछ लोगों को बंधक बना के रखा हुआ है और पुलिस को किसी दूसरे का एड्रेस दे देते हो और फिर स्वाट टीम वाले उस एड्रेस पर जाकर घर के दरवाजा वगैरह तोड़ देते हैं। दरअसल दोस्तों ये भी उसे किसी और ने नहीं बल्कि आया ने ही सिखाया होता है। और अब गुस्से में मेरिडिथ पिस्टन से आईपैड ले लेती है और कहती है कि अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, किताबें पढ़ो बस। तभी उसकी नजर आया पर पड़ती है। वो कहती है तुम्हें किसने ऑन किया?
ये कहकर दोस्तों वो उसे बंद करने जाती है, लेकिन आया को देखिए क्या करती है वो। मेरेडिथ के डैड के वॉइस मैसेज और लेक्चर के वीडियो इस्तेमाल करके उसके डैड का ही डीप फेक वीडियो बना देती है और मेरेडिथ 2 मिनट में ये वीडियो देखकर इमोशनल हो जाती है और तुरंत उसे एहसास भी हो जाता है कि ये रियल नहीं है। फिर वो जल्दी से आया को अनप्लग कर देती है, साथ ही घर की वॉल से कैमरा निकालकर उसे डस्टबिन में फेंक देती है। इधर दोस्तों कर्टिस बैट लेकर आया का सीपीयू तोड़ने निकल जाता है, लेकिन लाइटनिंग और सैम उसको रोक देते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम। तभी मेलोडी पैसों से भरा बैग उसके सामने रखती है और उसे साथ काम करने का ऑफर देती है, लेकिन कर्टिस इसके लिए साफ मना कर देता है कि नहीं करूंगा। साथ ही वो ये भी पूछता है कि तुम लोग आया के लिए क्यों काम कर रहे हो, क्या उसने तुम्हें बनाया है या तुमने उसे बनाया है। लाइटनिंग कहता है कि उसे हमने नहीं बल्कि डेटा सेट ने बनाया है, वो तो एक मिड लेवल प्रोग्रामर है जिसे कैंसर है और पता है आया की गाइडेंस और हेल्प की वजह से ही वो जिंदा है। दरअसल दोस्तों आया ने सभी को किसी न किसी वजह से खुद पे डिपेंड किया होता है, इसीलिए वो उसके इशारों पर चल रहे होते हैं। तभी अचानक सैम लाइटनिंग को शूट कर देती है और कहती है कि मुझे आया ने ये सब करने को कहा था। इसके बाद वो कर्टिस को शूट करने वाली होती है, लेकिन पीछे से मेलोडी उस पर अटैक कर देती है। वो कर्टिस से कहती है कि आया ने मुझे भी कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन अब मैं फ्री होना चाहती हूँ। फिर दोस्तों कर्टिस वो सीपीयू तोड़ देता है, लेकिन ये क्या, उसमें सभी वायर्स नकली होते हैं। मेलोडी उसे कहती है कि असली सीपीयू तो तुम्हारे घर में छिपा होगा और वो सीधे मेरेडिथ को कॉल करके कहता है कि तुरंत घर छोड़ दो, बच्चों को लेकर होटल में आ जाओ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कर्टिस धोखा खा जाता है। कॉल पर मेरेडिथ नहीं बल्कि आया होती है और वो मेरेडिथ की आवाज में उससे बात करती है। उधर मेरेडिथ इन सब से अनजान कॉल के रूम में उसे कहानी सुना रही होती है। यहाँ कर्टिस मेलोडी के साथ एक रूम में जाकर उन सब का वेट करने लग जाता है। तभी दोस्तों मेलोडी तेवर बदल देती है, वो कर्टिस को सिड्यूस करने लग जाती है और कर्टिस उसके इरादों को भांप जाता है और समझ जाता है कि ये तो आया के लिए काम कर रही है अभी भी। ये सोचकर दोस्तों वो चला जाता है और इधर पता है क्या करती है ये आया, ये मेरेडिथ को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड कर्टिस होटल में मेलोडी के साथ है। ये कहकर दोस्तों वो वीडियो भी भेजती है ताकि मेरेडिथ को इस पर यकीन हो जाए। लेकिन तभी वहाँ पर कर्टिस आ जाता है और उसे आई लव यू कहता है और कहता है कि देखो ये जो तुम्हें आया भड़का रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी दिखाते हैं कि आया आयरिस से कहती है कि सोयर बाहर खड़ा है और वो बहुत ही परेशान है, तुमसे बात करना चाहता है वो। यहाँ दोस्तों आया आयरिस को सोयर का डीप फेक भी दिखाती है। इसको देखकर आयरिस बाहर जाती है, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलती है मास्क पहने हुए कई लोग घर में घुस आते हैं। इनमें से एक तो आयरिस के ऊपर गन तान लेता है, दूसरा आया को डस्टबिन से ले आता है और उसे फिर ऑन कर देता है दोस्तों। एंड कॉल ये सारी चीजें देख रहा होता है। वो अंदर जाकर कर्टिस और मेरेडिथ को बताता है कि घर में कुछ लोग घुस आए हैं, लेकिन तभी कुछ देर के बाद वो कर्टिस और मेरेडिथ को भी बंधक बना लेते हैं। एंड दोस्तों तभी हमें प्रिस्टन दिखाई देता है जिसके पास उसके दोस्त एडन का फोन होता है। दरअसल उसने उसे जंगल में नहीं फेंका था बल्कि उसको चुरा लिया था। अब यहाँ ये लोग कर्टिस और मेरेडिथ से कहते हैं हमें पता है तुम लोग बच्चों को चुराते हो, बताओ तुमने बाकी बच्चों को कहाँ पर रखा हुआ है। मेरेडिथ रोते हुए कहती है कि देखिए हम कोई किडनैपर नहीं है, ये हमारे ही बच्चे हैं और हम एक फैमिली है। दोस्तों अब वो लोग मास्क हटाते हैं तो ये कोई और नहीं हेनरी और मॉड हैं दोस्तों, जो एमी की तलाश में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तभी दोस्तों प्रिस्टन छुपके से बैट को लेकर उनको मारने आ जाता है, लेकिन हेनरी उसको भी पकड़ लेता है। तभी दोस्तों आया ऑन होती है और वो हेनरी और मॉड से कहती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये बच्चों को किडनैप करके उनका ब्रेन वॉश करते हैं। लेकिन दोस्तों उसी समय कॉल भी ना कुछ अजीब से हेड साइन करने लग जाता है जो कि उसको आया नहीं सिखाए होते हैं। आया दोस्तों उनको और भड़काती है कि देखो ये बच्चा हमारा ही साइन कर रहा है, वो हमारे ही साथ वाला बच्चा है, इन्होंने उसको चुराया है। दोस्तों वो और भड़काती है कि इनको पता है कि आपकी बेटी एमी कहाँ पर है। फिर दोस्तों जब कर्टिस देखता है कि वो पूरी तरह फंस गया है तो वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ अपने सर पर ले लेता है। वो हेनरी और मॉड से कहता है कि देखो तुम चाहो तो मुझे मार डालो लेकिन मेरे परिवार को जाने दो प्लीज। अब ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और आया से पूछते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि दोस्तों आपको पता है आया ने पहले उनको ये कहा था कि कर्टिस तुम पर हमला करेगा जब ऐसी सिचुएशन आएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कर्टिस अपनी फैमिली को बचाने के लिए सारी चीजें खुद पर ले रहा है, इसलिए मॉड और हेनरी कंफ्यूज हो गए हैं और वो आया से पूछ रहे हैं कि क्या करना है। एक तरफ से कहें तो आया उनको अपने इशारे पर नचा रही थी दोस्तों, लेकिन कर्टिस कुछ ऐसा करेगा ये तो आया ने सोचा भी नहीं था। दरअसल दूसरों के लिए खुद को खत्म कर देने का इमोशन उसके डेटा सेट में था ही नहीं दोस्तों, और अब आया भी कंफ्यूज होकर थोड़ा खराब हो जाती है दोस्तों, कुछ देर के लिए बंद हो जाती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है स्वाट के जवान की जो दरवाजा तोड़कर दाखिल होते हैं, उनसे गन छीन लेते हैं दोस्तों। और होता यह है कि इसी छीना झपटी में गोली लग जाती है आया को और उसकी बॉडी से एक फ्लूइड निकल जाता है। स्वाट टीम फिर सभी को रेस्क्यू कर लेती है, एक पैरामेडिक टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है इनको बचाने के लिए। यहाँ पर पता चलता है कि प्रिस्टन ने ही स्वाट टीम को कॉल करके अपने घर पर हमला करवाया था। तभी दोस्तों हम वैन में देखते हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ कर्टिस को फोन देकर कह रहा है कि आपसे कोई बात करना चाहता है।
और पता है दूसरी ओर कौन है? आया होती है। एंड दोस्तों वो इस तरह कहती है जैसे कि वो खुद को भगवान मान रही हो। कहती है मैं बादलों में बैठे तुम्हारे ईश्वर की तरह हूँ, मैं हर जगह हूँ, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन तुमने मुझे परवाह करना सिखाया, तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लगता है दोस्तों आया सभी पर अपना कंट्रोल पाना चाहती है और इसी गुस्से में कर्टिस फोन को फेंक देता है। तभी वहाँ पर मेलोडी आकर कहती है कि देखो तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, आया से भाग नहीं सकते। तभी दोस्तों एमी की फैमिली को एमी भी मिल जाती है और दोस्तों आपको पता है ना एमी को गायब करने वाली कौन थी? आया ही थी, लेकिन अब फाइनली वो उनको लौटा देती है। लेकिन दोस्तों तभी आया कि वॉइस ओवर में बताते हैं कि मैं तो बस एमी की फैमिली को सबक सिखा रही थी क्योंकि वो मुझे बंद करना चाहते थे। दोस्तों यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि एआई कितना कंट्रोल कर रहा है ह्यूमन लाइफ को, एक फैमिली को उसने किस तरह से परेशान कर दिया है। और आया की ये बात सुनकर कर्टिस समझ जाता है कि लगता है आया बेहद ही खतरनाक है, वो उससे जीत नहीं पाएगा। आया उसे फिर कहती है कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे तो मैं तुम्हें बेहतर जिंदगी दूंगी, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, शानदार कार भी। तभी दोस्तों उनके सामने एक शानदार कार आती है। कर्टिस और मेरेडिथ खामोशी से बच्चों को लेकर उस कार में बैठ जाते हैं। अब आया कॉल से कहती है कि कॉल वो छोटी एआई अब छोटी नहीं है, वो बड़ी बन चुकी है। आखिर में दोस्तों कर्टिस की फैमिली एक दूसरे को आई लव यू कहती है। लेकिन सुनिए यहाँ पर मूवी का जो एंड है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है, व्यूअर्स के दिमाग में ये छोड़ने की कोशिश की गई है कि इतनी एडवांसमेंट बढ़ रही है, एआई का इतना बोलबाला हो रहा है, तो ऐसे ही एक दिन ये हमारी लाइफ को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इसके अंडर ही काम कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टर बताना चाह रहे थे कि इस तरह एआई हमारी लाइफ को डोमिनेट करेगा इन फ्यूचर अगर एडवांसमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि दोस्तों आपने देखा कि उसने कैसे डीप फेक क्रिएट किया वगैरह वगैरह, तो कहीं ना कहीं एडवांसमेंट बहुत खतरनाक होने वाली है आने वाले समय में, तो इसका ध्यान रखेगा। हाँ एंडिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग है लेकिन ऐसी ही है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।